मैं दुबई के एक अरबी औरत के घर खाना बनाने का काम किया करता था। मेरे हाथ का खाना खाकर सब लोग मेरी खूब तारीफें भी किया करते थे। लेकिन जो दुबई की अरबी औरत थी, वह अपने बंगले में अकेली रहा करती थी। वह दिखने में हट्टी कट्टी और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन जो अरबी मालकिन थी, वह धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगी थी। मैं उसे चाहने लगा था क्योंकि वह दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जब भी मैं उन्हें देखता तो वह बहुत ज्यादा मायूस रहा करती थी। मैंने कई बार बंगले के दूसरे नौकरों से भी अरबी मालकिन के बारे में पूछा, तो वो मुझे अक्सर कहा करते कि तुम अभी अभी यहाँ पर नए नए आए हो और तुम्हें इन मसलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अरबी औरतें होती हैं ये बड़ी ही शातिर होती हैं। ये गरीब घर के लड़कों के साथ मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करती हैं। उन्हें बहुत सारे पैसे भी देती हैं, क्योंकि इनके पति इन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। दुबई के जो शेख होते हैं वह तीन तीन शादियां कर चुके होते हैं। वह अपनी पत्नियों के ऊपर पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन एक औरत की जो ख्वाहिश होती है, जो जरूरत होती है, वह लोग इन्हें बिल्कुल भी पूरा नहीं करते। उस नौकर की बात सुनकर उस वक्त मेरे होश उड़ चुके थे। कुछ दिनों के बाद सारे नौकर हिंदुस्तान दिवाली मनाने के लिए चले गए। उन दिनों में अकेला ही बंगले में रहा करता था। उस रात मालकिन ने एक बहुत ही सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह तुरंत मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि रमेश, आज तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उस वक्त में मालकिन की आंखों में एक अलग तरीके का जुनून मुझे महसूस हो रहा था। उनकी आंखों में एक अलग तरीके की कशिश नजर आ रही थी। मैं बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा कि मालकिन, आप हुक्म तो करें। तभी वह अरबी मालकिन ने मेरे कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे अपने साड़ी का पल्लू नीचे उतारने लगी। मालकिन को देखकर मेरे अंदर की दिलों की जो धड़कनें थी वह बेकरार होने लगी। मेरे माथे से पसीने छूटने लगे। मैं एक जवान लड़का था। मैं भी अपने जज्बातों को बिल्कुल रोक ना पा रहा था। मालकिन जो करना चाह रही थी वह मैं अच्छे से समझ चुका था। मैंने भी तभी मौका पाकर मालकिन के करीब गया। तभी मालकिन ने मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और फिर भूखे बिल्लियों की तरह मुझ पर टूट पड़ी और फिर रात भर मेरे साथ। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा नाम रमेश है। मेरे घर में माता पिता और मुझसे छोटी बहनें भी हैं। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। उसी हिसाब से घर की जिम्मेदारी सबसे पहले अब मुझ पर आती थी। लेकिन हमारे जो माता पिता थे वह बचपन में ही चल बसे थे। बड़ी मुश्किल से ही नाना नानी ने हमें मिलकर पाल पोस कर बड़ा किया था। हम बचपन से ही नाना नानी को माँ पापा कहकर पुकारा करते थे। मेरे नाना जो थे वो एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन जब वह रिटायर हुए तो उनकी पेंशन से ही हमारा घर का गुजारा चलता था। मेरे नाना ने बड़ी मुश्किल से हमें 10वीं कक्षा तक पढ़ाया था, क्योंकि मेरी बाकी बहनें भी थी। मैं अपने नाना नानी से बहुत प्यार करता था। आज की तारीख पर अगर वो लोग हमारी जिम्मेदारी ना उठाते तो हम भी दूसरे बच्चों की तरह रास्ते पर भीख मांग रहे होते। 10वीं कक्षा करने के बाद मैं आस पड़ोस में ही छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया। मैं दुकानों पर जाकर सफाई का काम भी किया करता था, क्योंकि आज के दौरान 10वीं की कक्षा के बेस पर नौकरी बिल्कुल नहीं मिलती। नौकरी के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। मैं घर पर बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठना चाहता था। मैं कोई काम करना चाहता था। इसी वजह से मुझे जो काम मिला मैंने उस काम को करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे जो मेरी आमदनी होती थी वह बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। मैं बड़ी ही मुश्किल से महीने के 3 से 4 हज़ार रुपये ही कमा पाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त भी बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे बाकी की बहनें भी बड़ी हो रही थी। अब उनकी भी शादी करने की उम्र होने वाली थी और हम सब की जिम्मेदारी आखिर मेरे नाना नानी कब तक उठाते। उनकी भी तो उम्र हो रही थी, वह भी बूढ़े हो रहे थे। इसी वजह से अब धीरे धीरे मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता सताने लगी थी। बढ़ती उम्र के साथ मेरे नाना जी की जो तबीयत थी वह बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खराब होने लगी थी। अब मैं जो भी पैसा कमाता वह सारा का सारा नाना की दवाइयों पर लग जाता। मैं किसी भी हालत में उन्हें ठीक देखना चाहता था, लेकिन जब भगवान ने किसी के जाने का लिख दिया हो तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर उसके 2-3 हफ्तों के बाद ही मेरे नाना जी इस दुनिया से जा चुके थे। उनके जाने का मुझे दुख बहुत ही ज़्यादा था। मैं कई कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं हर वक्त अपने आप को कोसता कि काश मेरे पास पैसे होते तो आज मैं अच्छे से अस्पताल में अपने नाना का इलाज करवा पाता। लेकिन भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे कुछ मालूम नहीं।
अब मैं घर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगा। उन दिनों नानी ने ही मुझे समझाया था कि तुम जल्द से जल्द अपने आप को सेटल कर लो, क्योंकि मैं भी इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, सेटल देखना चाहती हूँ। मैं अपनी नानी की बातों का मतलब अच्छे से समझ चुका था। उस दिन मैंने अपनी नानी की आंखों में आंसू देखे थे, जो मुझे कई ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जल्द ही कुछ न कुछ नया हासिल करके ही रहूंगा। मेरे मोहल्ले में एक ही लड़का रहता था, जो कि बचपन से ही मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। वह कुछ साल पहले ही दुबई में नौकरी करने के लिए गया था, और मैंने सुना था उसने काफी अच्छा पैसा भी कमा लिया है और अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान वापस आया है। मैंने सोचा चलो मैं उससे जाकर बात करता हूँ, कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा कोई कारोबार कर सकूँ। यही सोचकर जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताया, तो वह मुझे कहने लगा कि तू हिंदुस्तान में कारोबार करेगा तो मान लो वह कारोबार ना संभला तो फिर वह पैसे कौन वापस करेगा। तुझे तो कोई कारोबार चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ना ही तो तू इतना पढ़ा लिखा है। मेरे दोस्त की जो बातें थी वह सही थी। मैं भी गंभीर से उसकी बातें को सोच रहा था। अगर कारोबार में सारा पैसा डूब गया तो मैं तो कर्जदार बन जाऊंगा, मेरे सर पर तो मुसीबत और आ जाएगी। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, तो आखिर मैं करूं क्या, मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, मैं कुछ दिनों के बाद वापस दुबई जाने वाला हूँ, तू भी मेरे साथ दुबई चल, वहां जाकर एक अच्छी सी नौकरी कर, वहां तुझे मैं एक अच्छे से बंगले में नौकरी भी दिलवा दूंगा। मैंने तभी अपने दोस्त से कहा कि आखिर मैं दुबई में जाकर क्या चीज की नौकरी करूंगा, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। इस बात पर मेरा दोस्त हंसते हुए कहने लगा, अरे पागल, जब मैं हिंदुस्तान में रहता था तो बचपन में रोज मेरे घर अपने घर से खाना बनाकर लेकर आया करता था, और तू खाना बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनाता है, तेरे हाथों में खाने का बहुत ही अच्छा स्वाद है, तेरे हाथों में हुनर है। और दुबई के घरों में अक्सर लोग हिंदुस्तान का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, और इसके बदले वह अच्छी खासी कीमत भी देते हैं। मेरे हिसाब से वह पूरे महीने के तुझे 40,000 रुपए देंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे तो पूरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी मेरा दोस्त कहने लगा कि तू जल्दी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले, और जल्द से जल्द हम लोग वापस दुबई चलेंगे। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे एक रोशनी की किरण नजर आई थी। मैं तुरंत भागता हुआ उस वक्त वापस अपने घर गया, और मैंने खुशी से अपनी नानी को ये सारी खबर बताई। शुरू शुरू में तो नानी मुझे दुबई जाने से इनकार भी कर रही थी। कहने लगी, तू इकलौता एक लड़का है, आखिर कल को तुझे वहां पर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मेरी अब इन बूढ़ी हड्डियों में बिल्कुल भी जान नहीं बची, और तेरे पीछे तेरी 3 बहनें भी हैं, आखिर वह कैसे अपने आप को संभालेंगी, उनकी जिंदगी का भी तुमने नहीं सोचा। नानी की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जल्द ही अपनी बहनों की शादी भी बहुत अच्छे घर में कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे दुबई जाना पड़ेगा, ताकि मैं काम करूं और पैसा कमा सकूं। वहां पर अच्छी खासी कमाई भी होती है। मैं वहां जाकर खाना बनाने का काम करूंगा। कई घंटे तक नानी को अच्छे से समझाने के बाद नानी ने मुझे दुबई जाने की इजाजत दे दी थी। मैंने दूसरे ही दिन जाकर फटाफट अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दिए थे, और 2 हफ्ते के अंदर ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट बनकर रेडी भी हो चुके थे, और मैं फिर उसके बाद अपने दोस्त के साथ वीजा लगाकर दुबई चला गया था। दुबई जाने के बाद मैं बेहद खुश था। दुबई का जो माहौल था वह हिंदुस्तान के माहौल से बिल्कुल अलग था। वहाँ की सड़कें, वहाँ का हर एक कुछ एक नया सा था। कुछ दिनों के लिए मेरा दोस्त मुझे अपने साथ एक क्वार्टर में रखा था। उसके बाद वो मुझे कहने लगा कि मैं जल्द ही तेरे लिए एक नौकरी तलाश कर दूंगा, लेकिन उसके कुछ दिनों तक तुझे मेरे पास ही रहना पड़ेगा। मैं भी उसके बाद बड़ी ही बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था कि तभी कुछ दिनों के अंदर ही मेरा दोस्त मुझे अपने साथ एक बंगले में ले गया। बंगला जो था वह बहुत ही ज्यादा बड़ा था। बंगले के अंदर जाते ही दूर से एक खूबसूरत हट्टी कट्टी औरत सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैं बस उसे ही देखता जा रहा था। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत हसीन औरत को देखा था, लेकिन वह किसी भी एंगल से औरत बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, मानो जैसे उसकी उम्र तो 24 से 25 साल की लड़की की लग रही हो। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो अरबी मालकिन हैं उन्हें हिंदुस्तान का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनके जो पति हैं अक्सर काम के सिलसिले से दूसरे विदेश में जाते हैं और काफ़ी काफ़ी महीनों के बाद वापस लौटते हैं। जैसे ही उस औरत की मैंने आवाज़ सुनी तो मेरे दिल को जैसे एक राहत सी पहुंची थी। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। वह बड़े ही प्यार से कहने लगी,
कि देखो, मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। इससे पहले मैंने इंडिया से खाना बनाने के लिए लड़कों को बुलाया था, लेकिन कोई भी अच्छा खाना बिल्कुल नहीं बना पाता। अगर तुम अच्छा खाना बना सको तभी काम करना। ये सुनते ही मैंने कहा, मैडम जी, आप एक बार तो मेरे हाथ का खाना खा कर देखें, तभी आपको विश्वास होगा। ये बात सुनते ही कहने लगी कि तुम्हारी बात ठीक है। मैंने तभी उस औरत से पूछा, आप मुझे महीने के कितना देंगे? तभी वह कहने लगी कि मैं 40 से ज़्यादा दूंगी अगर तुम बहुत अच्छा खाना बना पाते हो, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें इंडिया का खाना बहुत पसंद है। अक्सर खाने के मामले को लेकर मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। अगर मेरे बच्चे खुश रहे तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस औरत की बात सुनकर मैं खुश हो चुका था कि मुझे 40,000 ज़्यादा कमाने को मिलेंगे, जिससे मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे और मैं अपनी सारी बहनों की शादी अच्छे घराने में भी कर सकता हूँ। यही सोचकर उस दिन के बाद से मैंने उस बंगले में काम करना शुरू कर दिया था। वह जो अरबी मालकिन थी, वह मुझे बंगले के अंदर ही एक छोटा सा रूम दी थी, जहाँ पर मैं रह सकता था और वहीं से मैं काम भी कर सकता था। मैंने अपना काम मन लगाकर करना शुरू कर दिया था। मैं किचन में खड़ा होकर जैसे ही उस दिन खाना बना रहा था, तभी वह अरबी मालकिन मेरे पास आई। उस वक्त उसने एक बहुत ही अच्छा सा एक परफ्यूम लगाया था। उसकी महक जो थी वह पूरे किचन में फैल चुकी थी। उसे महसूस करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं उस वक्त अपने होश को बैठने लगा था कि तभी अचानक उस अरबी मालकिन ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, आज तुम खाने में क्या बना रहे हो? मैंने कहा कि मैं सरसों का साग और मकई की रोटी बनाने वाला हूँ, जो कि इंडिया का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इंडिया के लोग इसे बहुत ही चाह से खाते हैं। अगर आपकी और कोई चाहत है बनाने की कुछ, तो वह भी आप मुझे बता सकती हैं। तभी वह कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं बहुत वक्त से हो गया है सरसों का साग और मकई की रोटी नहीं खाई। और यह कहकर वह किचन से जा चुकी थी। कई घंटे तक खाना बनाने के बाद जैसे मैं अरबी मालकिन के कमरे में गया, तो उनके कमरे को देखकर हैरान रह चुका था। कमरा जो था वह बहुत बड़ा था, काफ़ी मुलायम गद्दे और बेड लगे हुए थे। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मालकिन कहने लगी, खाने को टेबल साइड पर रख दो। तभी मैं जैसे ही मुड़ने लगा तो मैंने देखा कि बिस्तर पर दो छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। मालकिन जो थी वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वह बच्चे जो थे वह बड़े ही मासूम थे। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद मैंने खाना लिया और कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन मेरी आंखों में बार बार मालकिन का चेहरा नजर आ रहा था। उनकी खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। ना चाहते हुए भी मैं उनकी तरफ आकर्षित होने लगा था। मैंने बार बार उन ख्वाबों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उन ख्वाबों ने मुझे अच्छी तरह से जकड़ लिया था, जिसे निकलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैं पहली रात बिल्कुल नहीं सो पा रहा था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं सुबह 9 बजे उठा था। मैंने देखा कि मालकिन मेरे कमरे में आकर खड़ी थी। वह बार बार दूर से मुझे आवाज दे रही थी। मालकिन को अपने कमरे में देखकर मैं तुरंत उठा और मालकिन मुझे तभी कहने लगी, क्या रे रमेश, तुम अभी तक सो रहे हो? तुमने अभी तक बिल्कुल भी हमें नाश्ता तैयार कर कर नहीं दिया। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। वह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और वह आज डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें आलू का पराठा खाना है। मालकिन की बात सुनकर मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैं पहली बार नई जगह पर बिल्कुल नहीं सो पा रहा था, इसी वजह से मुझे उठने में देरी हो चुकी। आप बस मुझे कुछ वक्त का समय दे, मैं तुरंत रेडी करता हूँ। मालकिन के जाने के बाद मैं फ्रेश होकर किचन में गया और आलू का पराठा बनाना शुरू कर दिया। तभी मैंने देखा कि किचन में दोनों छोटे बच्चे आए थे और कहने लगे, हमें जल्दी से नाश्ता बना कर दो। वह बच्चे बड़े शरारती थे, लेकिन वह बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे। उनके बात करने का जो ढंग था वह काफ़ी अलग था। पराठा तैयार करने के बाद मैं मालकिन के पास गया और उन्हें दिया। वह बड़े ही स्वाद से खाने लगी और मेरे हाथों की खूब तारीफें करने लगी। उस दिन के बाद से मेरी और मालकिन की थोड़ी बहुती बात होना शुरू हो चुकी थी। मालकिन जब भी मुझे जो कहती बनाने के लिए, मैं वही बना कर देता और मेरे हाथों का खाना खाकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। कई बार फ्री होने के बाद मैं उनके दोनों छोटे बच्चों के साथ खेला करता था। मालकिन हमेशा दूर से यह सब देखती थी। हालांकि कोई भी नौकर उनके बच्चों के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था, ना ही उनके बच्चे नौकर के पास जाते थे। इससे यही साबित होता था कि मैं मालकिन के बच्चों को पसंद आ चुका हूँ। पर उसी दौरान मैं मालकिन को छुप छुप कर देखा भी करता था। मालकिन जो थी दिखने में बेहद सुंदर थी। मुझे इसी तरीके से काम करते हुए मालकिन के पास पूरा 1 महीना बीत चुका था। लेकिन 1 महीने मैंने ये बात अच्छे से नोट की थी कि मालकिन के जो पति थे वह बिल्कुल यहाँ आते जाते नहीं थे। मैंने कई बार नौकरों से भी इस बारे में पूछने की कोशिश की, तो अक्सर वह मुझे कहने लगे, तुम्हें इन मामलों से दूर रहना चाहिए, नौकर हो तो नौकर की हैसियत से रहो। लेकिन जब मैं मालकिन को देखता तो वह कई बार उदास नजर आती। वह कई देर तक फोन पकड़े किसी से बात करती थी। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू भी आते थे, लेकिन वह बात किससे करती थी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं।
एक दिन शाम का खाना बनाने के बाद मैं कुछ देर अपने रूम में आराम करने के लिए चला गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मुझे घर में से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जैसे ही उन आवाजों को सुनते हुए मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि किचन में आग लग चुकी थी। वहां पर काफी भीड़ मची हुई थी। जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो मालकिन वहीं खड़ी होकर खूब चिल्ला रही थी। वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे बच्चों को बचाओ, लेकिन कुछ नौकरों ने उन्हें पकड़ कर रखा था। तभी मालकिन बार बार कहने लगी, मेरा बच्चा किचन में फंस चुका है, उसे कोई बाहर निकालो। लेकिन कोई भी किचन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं तुरंत भागता हुआ बिना अपनी परवाह किए किचन में गया और बड़े ही मुश्किल हालातों से मैंने उस बच्चे की जान बचाई। हालांकि उस वक्त मुझे काफी चोट लग चुकी थी, लेकिन मेरे लिए उस बच्चे की जान बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद उस आग को बुझाया गया और तभी मालकिन मुझे कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हो। मेरे बंगले में जितने भी नौकर हैं, किसी ने हिम्मत नहीं की थी उस आग में जाने की, लेकिन तुमने अपनी परवाह नहीं की। मैंने कहा कि यह मेरा फर्ज था। तभी मालकिन ने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे को भूख लग रही थी। तो मुझे कई बार भी बोल चुका था, लेकिन उस वक्त मैं फोन पर बात कर रही थी। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वह किचन में शायद चला गया होगा और उसके बाद उसने गलती से गैस को भी ऑन कर दिया होगा। इसी वजह से किचन में आग भी लग चुकी थी। मुझे भी यही बात लगी थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैंने ही किचन को लास्ट में बंद किया था। उन दोनों बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना उसके बाद मैंने शुरू कर दिया। मालकिन भी ये चीज अच्छे से नोट कर रही थी। मालकिन जो मेरी दोस्ती थी वह काफी बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे हम दोनों करीब आ चुके थे। अक्सर मालकिन बाहर जब घूमने के लिए जाया करती तो अपने दोनों बच्चों के साथ मुझे भी लेकर जाती। मालकिन के साथ जब मैं घूमता तो मुझे काफी अच्छा भी लगता था। उस वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे मैं अपने परिवार के साथ हूँ, ये दोनों बच्चे मेरे हैं। धीरे धीरे मैं और मालकिन ने एक दूसरे को वक्त देना शुरू कर दिया था। मालकिन अब बाहर भी जाती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आती, कभी मेरे लिए कपड़े खरीदती। लेकिन हम दोनों ने एक बार भी एक दूसरे से बिल्कुल भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक नौकर हूँ और मेरी हैसियत क्या है वह मुझे अच्छे से मालूम था। मैं बस खुशी खुशी इन पलों को गुजार रहा था। जो भी हर महीने के पैसे आते थे मैं अपने घर भेज दिया करता। मैंने सोच के रखा था 6 महीने पूरे हो जाएंगे तब मैं घर जाऊंगा और घर जाकर अपनी बहनों की शादी अच्छे घराने में कर दूंगा। मैं दिन रात अब मेहनत करता था। रात रात भर मालकिन के कमरे में जाता, उनके बच्चों के साथ खेलता। मालकिन भी मेरे साथ वक्त गुजार कर काफी अच्छा महसूस करती थी। धीरे धीरे मेरे दिल में मालकिन के लिए जो प्यार था वह बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन मालकिन की एक सहेली उनसे घर पर मिलने के लिए आई। उनके साथ एक लड़का भी मौजूद था। मालकिन बड़े ही चुपके चुपके उसे अपने कमरे में ले जा चुकी थी और फिर कई घंटे तक कमरा भी अंदर से बंद था। मैं उस वक्त बाहर से पूरा बेचैन हो रहा था। उस वक्त कमरे के अंदर बच्चे भी मौजूद नहीं थे। आखिर क्या मामला चल रहा था? मुझे लगा कि शायद वह लोग कोई पर्सनल बात करते होंगे, इसी वजह से मैंने इन बातों को छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे अब रोज ही वह औरत एक नए नए लड़के के साथ वहां आती और मालकिन और वह औरत दोनों ही उस लड़के को लेकर अपने कमरे में चले जाते और कमरे को भी अंदर से बंद कर देते। यही सिलसिला चलते चलते पूरा 2 हफ्ता बीत चुका था। मेरे दिल में मालकिन के लिए अब नफरत सी आने लगी थी। मुझे अंदर से परेशानी होने लगी थी। ये आखिर मालकिन करती क्या है? जब मैंने नौकरों से पूछा उस लड़के के बारे में तो वो लोग हंसते हुए कहने लगे, ये बड़ी बड़ी अरबी औरतों का काम ही होता है। इनके जो पति होते हैं वह कई शादियां भी कर चुके होते हैं और कुछ तो काम के सिलसिले से एक विदेश से दूसरे विदेश जाते हैं। उन दिनों ये औरतें अपने जज्बातों को बिल्कुल रोक नहीं पाती। अपने जज्बातों को पूरा करने के लिए नए नए लड़कों को खूब सारा पैसा देकर उनके साथ अपने जज्बातों को पूरा करती हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करती हैं। अब तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब तुम्हें इन मामलों से दूर रहना चाहिए। ये अरबी जो मालकिन होती हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। बहुत ही चालाक और घटिया किस्म की औरतें होती हैं। इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। उस दिन उस नौकर की बात सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। अब मेरे दिल में मालकिन के लिए एक नफरत सी होने लगी थी कि मालकिन एक गलत काम करती है। मुझे उनसे हमेशा अब दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं उनसे प्यार करता था और मेरा जो प्यार था वह अब काफी बढ़ चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मालकिन ने मुझे धोखा दे दिया हो। अगर वह ऐसी ही हरकत करती थी तो आखिर मेरी इतनी परवाह क्यों करती थी? मेरे लिए कपड़े क्यों लेकर आती थी? मुझे अपने साथ घुमाने के लिए क्यों लेकर जाती थी? मेरे दिमाग में ये सारी बातें चलने लगी। इन बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं एक लड़का था, आखिर दूसरे इंसान के दिल में क्या चल रहा था वह थोड़ा तो मैं समझ सकता था। अब इस वजह से मैं दिन भर परेशान रहता। मेरी तबीयत भी जो थी वह धीरे धीरे खराब सी रहने लगी थी
उन दिनों कई बार मालकिन मेरे कमरे में भी आती थी और मेरा हाल चाल भी पूछती थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे नजर चुरा लेता और उनसे यही कहता कि मैं ठीक हूँ, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, और खुद उसके बाद कमरे से बाहर भी चला जाता। मेरा अब इस बंगले में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मालकिन के बच्चों के साथ प्यार था, एक लगाव था, इसी वजह से मैं वक्त गुजार रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द ही यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मैं यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था। यूं ही सिलसिला चलते चलते अब पूरा 1 महीना बीत चुका था। अभी 1 महीने में काफी मैं दुबला पतला भी हो चुका था। अब मुझे धीरे धीरे वक्त भी जो था वह सताने लगा था। मैं इन सबसे परेशान हो चुका था। इसी वजह से एक दिन मैं बिना परवाह किए मालकिन और उस औरत के पीछे पीछे उस कमरे में चला गया जहाँ पर वह लड़का मौजूद था। मुझे पता था कि अंदर में क्या काम चल रहा है, अंदर में गलत चीजें चल रही हैं। इसी वजह से मैं बिना कोई डर के जैसे ही कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू किया तो दरवाजा भी बहुत देर बाद जाकर खुला था। उस वक्त मालकिन के माथे से पसीने छूटने लगे थे। मैंने तभी उनसे कहा कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, लेकिन मेरी बात सुनते ही मालकिन मुझे कहने लगी कि रमेश, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन उस रात मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। मैं उनसे आज ही ये बात करना चाहता था और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। मैंने तभी उन्हें कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, आपको जो करना है आप वह कर सकती हैं बिना कोई परवाह किए। मालकिन मेरे मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह चुकी थी। वह मुझे घूर कर देखने लगी। तभी वह कहने लगी कि तुम चुप रहो, तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता था, मैं आपको अच्छा समझता था, लेकिन आप तो लड़कों के साथ गलत काम करती। ये कहते ही मैं उसके बाद चुप हो चुका था। उस वक्त मालकिन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने धीरे से उस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद किया और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधा दूसरे कमरे में ले जा चुकी थी। मैंने उसी वक्त उनसे अपना हाथ भी छुड़ाया। मैंने कहा कि आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं अब हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ और हमेशा के लिए नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही मालकिन कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं भी तो तुमसे प्यार करने लगी थी। यह बात सुनते ही मैं उस वक्त थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मैंने तभी मालकिन से पूछा, आखिर वह लड़का यहाँ पर क्यों आता है और आप दोनों औरतें उस कमरे के अंदर क्या करने जाती हैं और अंदर से बंद भी कर लेती हैं और कई घंटे तक क्या करती रहती हैं। मालकिन तभी मेरी बात सुनकर कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मैं उस लड़के के साथ कोई भी गलत काम बिल्कुल भी नहीं करती। तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी जो सहेली है वही उस लड़के को यहाँ पर रोज लेकर आती है, क्योंकि उसका जो पति है वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ हमेशा घूमता फिरता रहता है, उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता। कुछ लड़कों को पैसे देकर वह मेरे घर पर लाती है और यहाँ पर अपने जज्बातों को पूरा करती है। और तुम यहाँ के माहौल को नहीं जानते, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अरबी औरतें हैं जो यहाँ पर ये सब काम करती हैं, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। हालांकि मेरा पति भी अपनी दूसरी पत्नियों को वक्त देता है, उसने भी कई सारी शादियाँ की है, मुझे बिल्कुल भी नहीं वो पूछता। उस रात जब तुमने मेरे बच्चे की बिना परवाह किए जान बचाई तो मुझे उस दिन से तुमसे प्यार होने लगा। तुमने उस रात एक बाप का फर्ज निभाया था। मैंने अपने पति को कई बार आने के लिए भी कहा, लेकिन वह तो हमेशा ही अपनी दूसरी पत्नियों के साथ बिजी रहा करता है, उसे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं। बस सिर्फ वह मुझे पैसे देता है, लेकिन उन पैसों से जरूरतें पूरी होती हैं। मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, वह भी तुम्हारे साथ एक पिता की तरह खेलते हैं, तुम भी उन्हें एक पिता की तरह ही प्यार करते हो। यह सब मैं अच्छे से देख पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस वजह से इतने वक्त से कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तुम एक कुंवारे लड़के हो, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। ये कहते ही मेरी जो मालकिन थी वह खूब रोने लगी थी। मैंने तभी अपनी मालकिन की आंखों से आंसू पोंछे और उनका हाथ पकड़कर कहा कि आप शादीशुदा हो तो क्या हुआ, मुझे तो आपके बच्चे भी पसंद है और मैं उन्हें अपना मानता हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर आप कहे तो मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ और मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं। यह बात सुनते ही मालकिन की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वह कहने लगी, तुम्हारे परिवार वाले इस बात को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। तुम एक शादीशुदा औरत से शादी करो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है। मैंने कहा कि वह आप तो ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार है और मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं तो उन्हें डिवोर्स दे दीजिए और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान वापस चले। आपके साथ रहकर मुझे ये बात तो मालूम हो चुकी है कि आपको हिंदुस्तान काफ़ी पसंद है और आपको हिंदुस्तान का खाना भी पसंद है, तो क्यों ना आप मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ चले, हम वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे।
तभी वह औरत सोचने लगी और कहने लगी कि मैं जल्द ही अपने पति से तलाक भी ले लूंगी और उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। मैं भी इस बात से खुश था और कुछ दिनों के अंदर ही मालकिन ने अपने पति से तलाक भी ले लिया था। हालांकि उनके पति ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका, उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उस तलाक के बाद उन्होंने खूब सारे पैसे भी दिए थे। उसके बाद मैंने मालकिन के साथ शादी भी कर ली। अब मैं उसका पति बन चुका हूँ और मैं अपने पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वापस हिंदुस्तान आ पहुंचा था। मैंने नानी को भी उन सारे हालातों के बारे में बताया जो दुबई में हुई थी। नानी को भी इसी से कोई ऐतराज नहीं था। वह कहने लगी, जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले तुम वही करो, लेकिन वह काम बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए। अब धीरे धीरे मैंने वहीं पर अपना एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार करना शुरू कर दिया था और अपनी पत्नी का साथ पाकर मुझे जल्द ही सक्सेस भी हासिल हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी दोनों बहनों की शादी भी बहुत अच्छे घराने में करवा दी थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ और अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।